नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 दिनों में 60 क्लासेस जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, वो भी बेसिक लेवल से हाई लेवल तक। चाहे आप एसएससी सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेपर में आप 100% स्कोर करके आओगे, पेपर को फोड़ के आओगे। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी सीरीज की 5वीं क्लास की और रेशो टॉपिक की अंतिम क्लास की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी इस क्लास की पीडीएफ और साथ के साथ इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो समझना ध्यान से, अभी तक हम टोटल 59 क्वेश्चन कर चुके हैं बेसिक के साथ साथ, और यहां पर हम कर रहे हैं आज 60 नंबर क्वेश्चन। कुछ स्पेशल केसेस जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी आपका वेंडर चेंज हुआ, जिसने जो क्वेश्चन पूछे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे, तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन है पहला आपका, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशो 12 रेशो। यहां पर 3 लोगों की इनकम की बात कर रहा है, 12 रेशो 9 रेशो 7। एंड देयर स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब होता है उनका खर्चा, यानी कि इनकम का रेशो दे दिया 12 रेशो 9 रेशो 7, और उनका खर्चा दे दिया, कितना दे दिया, 15 रेशो 9 रेशो 8। इफ ए सेव 25% ऑफ हिज इनकम, और जो ए है उसके बारे में बता दिया कि ए अपनी इनकम का 25% बचाता है। तो बताइए व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सेविंग ए बी एंड सी। इनकी सेविंग का रेशो क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि अगर हम इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर घटा दे तो सेविंग आ जाती है, यानी कि आय में से हम अपना खर्चा घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। और कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम इनके रेशो लिखते हैं, जो रेशो हमें गिवन है। किस किस का रेशो गिवन है सर? सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम का रेशो गिवन है, और किस किस की इनकम है। आप बोलोगे सर ए की इनकम है, थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, बी की इनकम है, और आप बोलोगे सर सी की इनकम है। अच्छा, ए की इनकम कितनी है? आप बोलोगे 12। बी की इनकम कितनी है? आप बोलोगे 9। और सी की इनकम कितनी है? आप बोलोगे 7। ये बेटा अनुपात है। क्या है? ये अनुपात है। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर यही अनुपात है। इसके बाद में मैं बात करूं यहां से एक्सपेंडिचर की, इनके खर्चे की, तो आप बोलोगे सर इनके खर्चे का अनुपात दिया है 15 अनुपात 9 अनुपात 8। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। हम यहां से, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, यहां से सीधा सीधा नंबर घटाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं सर 12 इनकम तो कम है खर्चा ज्यादा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फिर बचाएगा क्या? यहां तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। नहीं बेटा, आपको चीजों को समझना है। यहां पे एक लाइन दी है कि ए अपनी आय का 25% बचाता है। आपको इस लाइन को रिलेट करना है इस क्वेश्चन से। 25% बचाता है, तो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि सर 25% की एक फ्रैक्शन होती है, और वो होती है 1/4, 1/4। यानी कि अगर आप, अभी तक मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो आप फिर भी समझ लो, इसको आएगा कैसे, निकल के कैसे आएगा। आप 25 में से परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाओगे तो आप क्या कर दोगे बेटा, 100 से भाग दे दोगे। 100 से भाग दे दोगे, इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/4, समझ जाना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, हम परसेंटेज पढ़ेंगे, और परसेंटेज पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहां पे बोल रहा है जो ये 4 है बेटा, ये 4 का 25% एक है। इस 4 का अगर हम 25% निकालने बैठे ना, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। आप बोलोगे ठीक है सर 1 निकल के आएगा। तो ये जो 4 है, ये अगर आए हैं, ये अगर आए हैं, इसका 25%, इसका 25% क्या होता है, 1। तो ए अपनी आय का, ए मतलब एक हिस्सा बचाएगा, ये उसकी बचत होगी। 4 में से 1 वो बचत करेगा। तो अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वो खर्च कितने करेगा, तो आप बोलोगे 4 में से 1 को घटा देगा तो 3 खर्च करेगा। कितने खर्च करेगा? 3। और समझने वाली बात बस यही है कि यहां से हमें ये बात समझ में आई कि सर अगर हम बात करें ए के,
ए के आय की, तो आप बोलोगे ए की आय है 4। अगर हम बात करेंगे ए के खर्चे की, तो ए का खर्चा कितना है 3। ये बात हम समझ गए कि सर अनुपात में हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अनुपात में ए की आय को बनाना पड़ेगा कितना 4, और ए के खर्चे को बनाना पड़ेगा 3। अब याद रखना हमेशा, अगर आप इन दोनों नंबर को डिफरेंट डिफरेंट रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो पहले इन्हें इक्वल बना लो। क्या बना लो? इक्वल बना लो। आप बोलोगे ठीक है सर इक्वल बनाते हैं। अच्छा इक्वल कैसे बनाएंगे इस बात को समझ लो। सर इन दोनों नंबर का एलसीएम देखते हैं क्या है। मैंने बोला इन दोनों नंबर का एलसीएम है 60, तो दोनों को 60 बनाओ। 12 में 5 से गुणा करोगे तो 60 आएगा, और 15 में 4 से गुणा करोगे तो 60 आएगा। तो ये बात तो पता चल गई, फिलहाल के लिए ये नंबर इक्वल हो गए। क्या हो गए बेटा? ये नंबर फिलहाल के लिए इक्वल हो गए। आप बोला ठीक है सर इक्वल हो गए। अब इक्वल नहीं करने, अब इक्वल को हमें रेशो में कन्वर्ट करना है 4:3 में। अब देखो बेटा, हमने जब इनको इक्वल कर लेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही रेशो बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने आय में कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, और खर्च में कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। आप देख लो 60 गुणा 4 और जी 60 गुणा 3, तो ये 4:3 ऑटोमेटिकली बन गया। तो समझ में क्या आई? ये बात आपको अपने कान पे लपेटे दे के समझ लेनी है कि सर अगर हमें अलग अलग रेशो में कन्वर्ट करना है तो पहले इक्वल करेंगे, और फिर जिन रेशो में कन्वर्ट करना है उन रेशो की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? आपने बोला ठीक है। अब आप टोटली ये देखो, यहां पे आपने कितने से मल्टीप्लाई करे? आपने बोला 20 से, तो इसी 20 से आगे भी मल्टीप्लाई करता। यहां पे आपने कितने से करी? सर आपने बोला 12 से करी, 4 तिया 12, इसी 12 से आगे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता। ठीक है बेटा, 12 और 20। अब देखो बेटा, इनको क्या करो, घटा दो। इनको क्या करो, घटा दो। आप चाहो तो अलग रेशो लिख लो, अगर नहीं चाहते तो यहीं से इस बात को समझ लो। देखो ध्यान से बेटा, मुझे पहले इस बात का जवाब देना आप कि सर अगर 6x में से हम 5x घटाए तो क्या बचेगा बेटा? इस 6x में से 5x घटाएंगे तो क्या बचेगा? आप बोलोगे सर 1x बचेगा। क्या बचा? 1x, यानी कि हमने 6 में से 5 घटा के देख लिया। क्यों? क्योंकि x तो कॉमन है। अब इसी चीज को मैं यहां अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा? सर मुझे सेविंग बतानी है। क्या बतानी है? सेविंग। मैं गुणा करके नहीं लिखूंगा, मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा। देखो बेटा, ये 60 इंटू 4 और ये है बेटा 60 इंटू 3, यानी कि ये 4x है और ये 3x है। तो क्या बचेगा? x बचेगा। x का मतलब आपका 60 बचेगा। ठीक है? अच्छा देखो बेटा, ये 20x है और ये 12x है, तो कितना x बचेगा? 8x, यानी कि 72। या तो आप प्रॉपर गुणा करो और फिर घटा के देखो। अब 60 और 72। अब देखो, अगर मैं यहां पे देखूं एक ही नंबर है जो इन दोनों रेशो को बना पा रहा है, वो है 15 और 18। कैसे? अच्छा देखो, ऊपर करूंगा तो आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, सर यहां पे 13 है तो 60 को काट ही नहीं पाएगा। अच्छा 11 नहीं काट पाएगा और 16 नहीं काट पाएगा। तो सीधा सीधा आप अगर यहां तक ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो बेटा आपका आंसर आ जा रहा था। अगर सिंपल सा इतना क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे थे कि ऑप्शन से अगर आप यहां चेक कर लेते कि कौन सा नंबर कटेगा, तो आप बोलोगे 60 एक ही नंबर से कट रहा है, वो है 15, और यही आपका क्या है? आंसर है। आगे आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। अगर करना चाहते हो तो कर लो। ये 140 हुआ और बेटा ये हुआ 12 8 96, तो ये बचा 44। और 44 को मैंने कितने से भाग दे दिया? आप सबको 4 से भाग दे दिया। 15, 18 और 11। अब बताओ, आपने मान लो 8 या 7 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दिया, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दिया इस कैलकुलेशन में, आंसर तो तब भी आ जाना था। आंसर तो आपका तब भी आ जाना था जब आप इसको नहीं करते। तो बात समझना, बहुत बार देखा जाएगा कि आंसर यहां से ही आ जाएगा, आगे कैलकुलेट नहीं करना। क्या समझना है? सर या तो सीधा सीधा 60 ही होगा या 60 को काटने वाले नंबर होंगे। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा है तो वही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है समझो ध्यान से। बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्पेंड्स 80%, 75% एंड 90% ऑफ देयर इनकम
यानी कि ABC जो वो कमाते हैं उसका 80% तो A खर्च कर देता है, 75% B खर्च कर देता है और 90% C खर्च कर देता है। क्वेश्चन समझना भी उतना ही जरूरी है जितना इसका सॉल्यूशन समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। और दूसरा, कभी भी आप बोलोगे फिर आपको जवाब ये आएगा, सर जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे तो समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे हमने घर पे करने की कोशिश करी है, कुछ समय के बाद करने की कोशिश करी है, डिफरेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करी तो समझ में नहीं आया। इसलिए इस लैंग्वेज को बड़े प्यार से पढ़ो। हमारे पास दिया गया है 3 लोग जो अपनी आय का इतना इतना % खर्च कर देते हैं। ओके बेटा, इफ देयर सेविंग आर इन रेशो 7:8:5। अच्छा, इनकी सेविंग भी दे दी। ये जो बचाते हैं वो अनुपात में 7:8 कितना है बेटा? आप बोलोगे 5 है। इफ टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 4.68 लाख, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए की इनकम आपसे पूछ रहा है। कुल इनकम दे दी, ए की इनकम आपसे पूछ रहा है। बेटा बड़े ध्यान से इस बात को समझना। अगर मैं यहां से आपको कुल इनकम का रेशो बता दूं, क्या बता दूं? कुल इनकम का रेशो, ए की कुल इनकम, बी की कुल इनकम, सी की कुल इनकम, उनका रेशो बता दूं तो सीधा सीधा कंपैरिजन कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। यही करेंगे? आप बोलोगे हाँ सर। तो अब हमें बताना है, ये तो बात समझ में आ गई कि हमें क्या बताना है, इनकम का रेशो बताना है। अच्छा, कैसे बताएंगे इस बात को और समझ लो। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहां पर जो ये 3 लोग हैं, ए बी और बेटा सी, इनकी जो सेविंग है उसका रेशो क्या है? आप बोलोगे 7, 8 और कितना बेटा? 5। ये उनकी सेविंग का रेशो है। अच्छा, मैं आपसे साथ के साथ ये भी पूछूं बेटा, चलो सबको छोड़ो एक बार, हम इस ए की बात करते हैं। ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं। क्या बात करते हैं सर? ए अगर 7 रुपये बचाता है तो 80% खर्च भी करता है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते थे 80% ए ने खर्च किया, तो ए की जो सेविंग थी ना वो 20% थी। हाँ है ना? अब बताओ, क्या ये 20% 7 के बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर। इसी प्रकार से बी की सेविंग कितनी थी? आप बोलोगे सर 25% थी। मैं इसको लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और सी की सेविंग कितनी थी? 10%। तो ध्यान से बात समझना। अगर मैं आपको बोलूं सर ये 20% का मान है और 100% का मान बता दो, तो ए का इनकम आ जाएगी, ए की आय आ जाएगी। ये 25% की वैल्यू है, आप 100% की वैल्यू बता दो तो बी की क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी, क्योंकि इनकम हमेशा 100% होगी। इसी प्रकार से सी में, सी की जो आपकी बचत है वो 10% है, और जब वो बचत 10% है तो बेटा आप इसको 10% का मान 5 आपको दिया है और 100% का मान बता दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इस बात को नोट करो, सर हम यहाँ पे अगर इसको 20 से भाग दे दें तो 1% का मान आएगा, और 100 से गुणा कर दे तो ये बेटा इनकम में बदल जाएगा। जो बचत थी वो इनकम में बदल जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर। इसी प्रकार से इसको हम 25 से भाग दे दें, भाई 25 से भाग देंगे 1% का मान आएगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100% का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कितने से? 10 से भाग दें और 100 से गुणा कर दें। बेटा दो स्थिति अब आपके सामने बनेगी। देखो, आप मेरी बात को पहले बड़े प्यार से समझना बेटा, समझना मेरी बात को बड़े प्यार से, कि बहुत बार तो ऐसा होगा कि आपको यहां पर इस 100 की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि नंबर इतने सिंपल सिंपल आ जाएंगे कि आप इन्हीं को रेशो में बता दोगे, 100 तो कट जाएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? यानी कि जो आपका बचत है उसको परसेंटेज से कर दो। ठीक है? अब लेकिन यहां पे हमारे पास फायदा क्या था? यहां पे ऑलरेडी 100 ऐसा नंबर था जो इन सब से कट जा रहा था। तो जब 100 इनसे कट जाएगा तो यहाँ पे 100 का आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चॉइस है, चाहो तो कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। देखो 20 से 5 बार जाएगा तो 7×5 35, यस या नो? 25 से 4 बार जाएगा तो 8 चौक 32, 8 चौक कितना? 32। 25 से कितनी बार गया? 4 बार। और 1 0 से 1 0 कटेगी तो यहां से क्या आएगा? 50 आएगा। अगर हम इन सब को जोड़ देंगे तो इन सब की आय आएगी 117।
कितनी आएगी बेटा 117। 117 कैसे, ए की आई 35, बी की आई 32 और सी की आई 50, टोटल 117। ठीक है, अब जब ये 117 आई तो आप मुझे ये बताओ बड़े ध्यान से, 117 आ गई सर, कि काम कर सकते हैं सर, यहां पर हम बोल सकते हैं 117 रेशो का मान, 117 रेशो का मान 4.68 लाख है। अच्छा, अगर मैं पॉइंट को इग्नोर करूं और 117 से इसको भाग दूं तो 4 बार जाएगा, 4 बार भाग होगा, लेकिन 2 स्थान पे दशमलव लगेगी तो 0.04। अब पूछा किसका है, पूछा है ए की इनकम। ए की इनकम है 35 रेशो, अब 35 रेशो का मान बताने के लिए 0.04 इंटू 35 हमें करना पड़ेगा, और जब 35 करना पड़ेगा तो 35 दूनी 70 दूनी 140 और 2 स्थान पे दशमलव, तो ये आएगा 1.4 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। समझ गए बात को? तो यहां से हम इस बात को समझ सकते थे बेटा कि हम अगर चाहते, एक मिनट बेटा, अगर हम चाहते तो यहां पर ये 100 लेने की जरूरत नहीं थी, हम इसको ऐसे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे कर सकते थे। एक तरीका और बताऊंगा, अभी समझना बस आप प्यार से, जो भी आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और बताऊंगा, अगर मान लो यहाँ पे परसेंटेज कुछ ऐसी हो जाती 86.66%, फिर क्या करते, ये भी बात आपको समझनी है। देखो ध्यान से, अच्छा बस आप क्या करते, सीधा सीधा इनके परसेंटेज से भाग दे देते। यहाँ 20, आपकी ये बचत का रेशो है तो बचत का परसेंटेज 20, बचत का परसेंटेज 25, और बचत का परसेंटेज कितना बेटा, आप बोलोगे 10। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, रेशो में सोल्व करने के लिए यहाँ आप 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि सारे नंबर 100 से कट जाएंगे। ठीक है, तो बताओ ध्यान से, यहाँ आएगा 35, यहाँ क्या आएगा, आप बोलोगे सर 8 चौक 32, और यहाँ आएगा आपका 50, और टोटल आएगा 117। क्या वही आया जो दिया था, क्या वही आया जो दिया था, जो पिछली बार आया था, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा बेटा, इसमें समझने वाली एक बात और है, एक बात और है, इस बात को और समझो कि बेटा अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे परसेंटेज की फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी परसेंटेज नहीं आती फिर भी लेकिन सीख लो, परसेंटेज की फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस बात को भी समझ लो। देखो ये 7 है, ये 8 है, और ये कितना है बेटा 5। बस आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी आनी चाहिए, फ्रैक्शन। समझना, एक को पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बाकी को सीधा सीधा यूज करूंगा। जैसे देखो बेटा ध्यान से एक बात समझना, ए अपनी आय का 20% बचाता था, और 20% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा 1/5 है, तो मुझे बताओ ये उसकी आय है, ये उसकी आय है, और ये उसकी बचत है। क्या है बेटा, बचत। हाँ या ना? अब सोचो, क्या एक रेशो का मान 7 है, आप बोलोगे हाँ सर एक रेशो का मान 7 है, तो भाग होगा किससे, 1 से, और गुणा होगा किससे, इनकम बतानी है तो सर 5 से। तो मतलब क्या समझ में आया सर, अगर हमारे पास खतरनाक वाली परसेंटेज की फ्रैक्शन थी ना, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। क्या करना था सर, जो बचत की फ्रैक्शन है बस उसको उल्टा पढ़ के गुणा कर दो। यहां पे आपकी बचत की जो फ्रैक्शन है वो बेटा कितनी है, आप बोलोगे 1/5 है, तो आप यहां पर 5/1 से गुणा कर दो, 5/1 से। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। अच्छा देखो यहां से ध्यान से, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैं नीचे लिख दूंगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब 1/4 की उल्टा करके गुणा कर दो, तो आप बोलोगे 4/1। इसी प्रकार से 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो आप क्या करोगे, इसको भी उल्टा करके गुणा करोगे तो 10/1। अब बताओ, यहां से तो सीधा सीधा ही आंसर आ गया, यहां से तो सीधा सीधा आंसर आया 35, 32 और बेटा 50, टोटल 117, टोटल 117। अच्छा एक बात और समझना बेटा, वो मेथड हमें फंसा सकता है, ये वाला मेथड कब फंसा सकता है, जब हमारे पास परसेंटेज टफ है। जैसे मान लो इनमें से एक परसेंटेज, कोई भी एक परसेंटेज
हो जाता 83 1/3%। अब बताओ आप 16 सही 2/3% को सोल्व करते तो कैलकुलेशन आती है, टफ नहीं आता, टफ आता ना। और ये आपको यहाँ पे तो 3 में दे दिया, वहां पे दे दिया ये अगर 83.33। अब तो प्राणी निकाल लेगा बेटा ये, अब तो ये आपके प्राणी निकाल लेगा। अगर आप कौन से मेथड से करते, पहले वाले मेथड से। तो आपको सारी चीजें सीखनी है, सब चीजें अगर अच्छे से सीख रहे होंगे तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे तो क्वेश्चन आसान नहीं होने वाले हैं। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन आसान तभी होंगे जब आप एक एक चीज को देखोगे, ठीक है। डन है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? चल देखो, 4 क्वेश्चन में कराऊं उतने समय में मैं एक ही क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं तो वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए बोल रहा हूं 60 दिनों में कोर्स कराऊंगा। 60 दिनों में कोर्स, देखो 60 दिन तक जितना पॉसिबल होगा उतना मैं कराता रहूंगा। उसके बाद में आपकी मैराथन लाइव क्लास लेके आएंगे। आपका प्यार बना रहा है, आपका सपोर्ट बना रहा है, तो बचा हुआ लाइव में कराएंगे मैराथन में, ठीक है ना। पर कराएंगे पूरा, अगर बोल दिया ना पूरा कराएंगे, प्रॉमिस किया। बच्चों को भी पता है, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े हैं। अगर मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये काम मैं करूंगा और वो मेरे ही अंडर में है, जैसे पढ़ाना है यहाँ पे, ये क्लासें मेरे ही अंडर में है, तो मैं वो पूरा देता हूँ, 100% देता हूँ। अगर बोल दिया कि पूरा पढ़ाएंगे तो बेटा पूरा पढ़ाएंगे। आप देख सकते हो उस चैप्टर से स्टैंडर्ड देख सकते हो, आपका कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा, आप सभी एग्जाम को यहां से कवर कर सकते हो। बस प्यार बरसाए रखना, वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर जरूर किए रखना। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी क्वेश्चन है थोड़ा सा अगर कहा जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, और वो बात आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो बेटा, मैंने खुद की बात करी, या खुद की छोड़ो, मैंने बात करी राम की, यस या नो, राम की। और मैंने बोला राम की 2 वर्षों की आय की बात करते हैं, एक लास्ट ईयर की और एक बात करते हैं बेटा प्रेजेंट ईयर की। ठीक है, इनकी इन 2 साल की इनकम का रेशो मान लो 5:6 था या 5:7 था। राम की इनकम, इसका मतलब क्या है आप यहां से समझिए, राम की इनकम पिछले साल की इनकम, देखो क्वेश्चन इजी बनाना चाहते हो तो यहां पे ध्यान दे लो। राम की पिछले साल की इनकम अगर 5 रुपए थी तो इस साल की इनकम कितनी है? 7। ठीक है बेटा, डन है बात है। अच्छा, मैंने आपसे ये बोला कि बेटा पिछले साल की राम की इनकम तो 4500 थी। कितनी थी? 4500। तो अब इस साल की आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर जो ये 4500 है ना, ये इस 5 रेशो का मान है, इस 5 से मैं इसको भाग दे दूं, और अब वाला 7 का मान है, और इस 7 से, सॉरी 5 से मैं भाग दे दूं, और अब किसका मान है? 7 का मान है, तो इस 7 से मैं गुणा कर दूं। ठीक है, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 9 45, यानी कि 900 और 9 7 63। तो इसकी इस साल की इनकम आ जाएगी। ये बात आप सभी जानते हो। इस क्वेश्चन में मैं इसी चीज का यूज करूंगा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। सबको क्लियर है ये बात? आप बोलोगे हाँ सर, ये बात हमें सबको पूरी पूरी क्लियर है। तो चलो अब हम चलते हैं इसी बात के ऊपर। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है इस बात को समझ लो। क्वेश्चन ये है कि द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, 2 लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम के रेशो के बारे में बात कर रहा है। लास्ट ईयर वाज दिस। अच्छा बेटा, 2 लोगों की लास्ट ईयर, इस बात को समझ लो। ए और बी की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं हम, और बात जो कर रहे हैं लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, वो है 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। का मतलब है ए की 4 है और बी की 3 है। 3 4 नहीं बेटा, ये 4 और 3 है। अच्छा बेटा, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, यानी कि उनकी इंडिविजुअल का मतलब यहां पे राम की अलग की बात कर रहा है, और जो सॉरी ए की अलग बात कर रहा है और बी की अलग बात कर रहा है। अच्छा, इंडिविजुअल इनकम, और कैसे कैसे बेटा बोल रहा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, इनका रेशो है 3:4। अच्छा, जो 3:4 है बेटा, ये रेशो मैं आपको बता दूं, ये ए का होगा। लिख दूं यहां पे, ये किसका होगा? ए का होगा।
अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेन मैं यहां से सारी चीजें कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे। एंड 5:6 ये किसकी होगी बेटा, ये होगी आपकी बी की, ये किसकी होगी, बी की। लेकिन इस बात को भी समझो सर, ये प्रेजेंट ईयर की है, सॉरी ये लास्ट ईयर की है, ये लास्ट ईयर की है और ये प्रेजेंट ईयर की है, ये लास्ट ईयर की है और ये प्रेजेंट ईयर की। किसका रेशो है, इनकम का रेशो। ये एक ही इनकम पिछले साल 3 थी तो इस साल 4 है, बी की इनकम पिछले साल कितनी थी, 5 थी तो इस साल 6 है। डन है बातें। आगे देखो बेटा, इफ देयर टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज 8.04 लाख। अच्छा, उनकी जो टोटल इनकम है प्रेजेंट ईयर की वो है 8.04 लाख, देन द इनकम ऑफ बी ईयर वाज। तो बी की इनकम पूछी है, वाज क्या थी, पिछले वर्ष बेटा। वाज का मतलब वाज लास्ट ईयर, यानी कि यहां पे क्या लास्ट ईयर आपका होना चाहिए, लेकिन आप समझ जाना लास्ट ईयर है। अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से। देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनकी इस साल की इनकम निकालनी पड़ेगी। सोचो अगर मैं बी की इस साल की इनकम निकाल दूं तो आप यहां से कंपैरिजन करके आप पिछले साल की बता दोगे। कैसे बताओगे, बोलोगे सर इस साल का रेशो है 6 और पिछले साल का है 5। क्लियर है बातें, आप बोलोगे यस सर। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो दो लोग हैं ए और बेटा बी, यहां पे इनकी इनकम का रेशो है 4:3, लेकिन ये कब का है ये पहचानो। आप बोलोगे लास्ट ईयर का है। कब का है, लास्ट ईयर का है। अब मुझे बताओ अगर मैं एक ही इनकम की बात करूं, लास्ट ईयर 3 थी, इस साल 4 है। लास्ट ईयर 3 रेशो थी, इस साल 4 है, और ये ऑलरेडी रेशो है और ये रेशो का रेशो ही रहेगा, इसको ओरिजिनल तो बना नहीं सकते। पर इतना समझ सकते हैं लास्ट ईयर 3 इस साल 4, तो इसका मतलब सर इसको 3 से भाग दे दो और 4 से गुणा कर दो। क्या कर दो सर, 3 से भाग दे दो और 4 से गुणा कर दो, ये इस साल का हो जाएगा। ये जो लास्ट ईयर था ये प्रेजेंट ईयर में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसी प्रकार से बी की लास्ट ईयर की 5, इस साल की 6, तो कंपैरिजन क्या बोलती है सर, 5 से भाग दो। कंपैरिजन बोलती है कि लास्ट ईयर में 5 से भाग दो और इस साल की 6 से गुणा करो। देखो बेटा बड़े ध्यान से हम देखेंगे यहां पर, अगर हम रेशो बनाएंगे 4 दूनी सॉरी 2 से भाग दोगे 2 बार और 2 से भाग दोगे 3 बार। बीच में रेशो का साइन लगाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ये होता है 4 दूनी 8 और 5 गुणा करेगा 8 पंजे 40। यस, अब देखो 3 तिया 9 और 3 इधर जाके गुणा करेगा 27। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि सर अगर हम इनकी ए और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम की बात करेंगे तो 40 तो किसकी थी, ए की थी, और 27 किसकी थी, बी की थी, और टोटल कितनी थी, तो आप बोलोगे 67 थी। और इस 67 रेशो का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 8.04 लाख। यस या नो। तो अगर मैं यहां से इसको भाग दूंगा, यहां से इसको भाग दूंगा, तो मैं देख रहा हूं इकाई का अंक 2 है, तो यानी कि लास्ट में 2 जाएगा और 10 बार जाएगा, 10 से 12 बार। अगर मैं 12 की गुणा करूंगा तो 804 आएगा, लेकिन 2 स्थान पे दशमलव होगी तो 0.12 आया एक रेशो का मान। अब मैंने पूछा आपसे बी की आप प्रेजेंट ईयर की बता दो, तो आपने बोला बी की प्रेजेंट ईयर की तो 27 गुणा 0.12 होगी। अब बहुत सारे बच्चे होंगे इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं बेटा ये अगर हम यहां तक की बात करें, सिर्फ यहां तक की बात करें बी की, तो ये प्रेजेंट ईयर की है। किसकी है मैं लिख दूं, प्रेजेंट ईयर की है। क्या हमें प्रेजेंट ईयर की चाहिए, नहीं सर हमें चाहिए पिछले साल की। किसकी, पिछले साल की। अब बात को फिर समझो, सर पिछले साल की 5 है, इस साल की 6 है, यानी कि यहां से समझो बी के बारे में क्या कह रहा है, बोल रहा है बी की जो इनकम है वो पिछले साल की, अच्छा इससे नहीं करते बेटा, पिछले साल की बी की इनकम कितनी है, आप बोलोगे 5 है और इस साल की 6 है। ये किस साल की है, प्रेजेंट ईयर की, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसको 6 से तो भाग दो,
6 से भाग दो और 5 से गुणा कर दो तो 5/6। अब देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं इससे इसको भाग दूंगा 12 कट जाएगा, लेकिन 0.02 आएगा, 2 स्थान पे दशमलव आएगी। अच्छा ये 27 है, 27 का 27, 5 दूनी 10 और 10 का मतलब सर 2 स्थान पे दशमलव, तो आंसर आएगा 2.7। 2.7 लाख। ऑप्शन नंबर आपका क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है चीजें? आप बोलोगे यस सर। देखना ध्यान से, कितना एक्सप्लेन कर रहा हूं आप इस चीज को समझ सकते हो। नेक्स्ट देख लो ध्यान से बेटा। अब यहां पर नेक्स्ट को मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि काफी समय ले चुका हूं इन 2 क्वेश्चन में मैं आपका। बोला द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2020 की और बात कर रहे हैं किसकी बेटा? ए की और बी की। ए और बी कितनी थी बताना रे? आप बोलोगे 5:4। डन है? ठीक है बेटा, आप बोलोगे यस सर। अच्छा बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 21 वाज 4:5। ये ए की थी और ये बी की थी, यानी कि 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और 2:3 था। यानी कि ए की आय अगर 4 थी ना, ए की आय कितनी थी? 4 पिछले साल, तो इस साल 5 है। तो इसको मैं 4 से भाग दूंगा बेटा और गुणा करूंगा 5 से। ठीक है, तो ये इस साल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2021 में बदल जाएगा। किस में बदल गया? 2021 में। इसी प्रकार से यहां पर मैं इसको 2 से भाग करूंगा और गुणा करूंगा 3 से। गुणा करूंगा 3 से। देखो बेटा ये 25 का 25 रहेगा। अगर आप इसकी 4 की उधर गुणा करोगे तो 2 बचेगा, 2 3 6 और 4, देखो ये तो 6 हो जाएगा पूरा का पूरा, और 4 गुणा करेगा 6 चौक 24। इसका मतलब टोटल 49। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता है। देखो मेंस 2022 का क्वेश्चन है, अब आगे जो बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है वो समय वेस्ट कर रहा है। अब कैसे समझना है ये बात को? आप देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे उनकी कुल आय दी है 7,05,000, यानी कि 49 रेशो का मान 7,05,000 है, और आपसे बी की आय पूछ रहा है 2021 की, तो क्या आधे से थोड़ी सी कम है? इसका आधा होता है 7,05,000 का आधा होगा सर 3,52,000। तो आपका आंसर 3,52,000 से छोटा है। तो देखो 3,52,000 से बड़ा, 3,52,000 से बहुत ज्यादा छोटा, अच्छा 3,52,000 से बड़ा, तो 3,52,000 से छोटा, और उसके क्लोजेस्ट नंबर यही है, और ऑप्शन में यही आंसर है। अच्छा बेटा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसा दिया था। जब एग्जामिनर ही नहीं चाहता आप कैलकुलेट करो तो क्यों कैलकुलेशन करनी? और नहीं तो बेटा आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि 7,05,600 को आप सबसे पहले 49 से भाग देते तो 1 रेशो का मान आता और 24 से गुणा कर देते। अब देखो इसको कैलकुलेट आप कर लेना और मैं आपको आंसर बता रहा हूं 3,45,600। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। एक क्वेश्चन बेटा ऐसा भी आता है जहां पर एक पत्थर या हीरा उसका टुकड़ा आपके पास होता है, और जब हम उस पत्थर के टुकड़े को तोड़ते हैं, तो उसका जिस तरीके से जिस रेशो में वो टूटता है, वो उसके वेट के रेशो को स्क्वायर करने के बाद में वहां पे उसके जो कीमत है उसमें चेंज होता है। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि आपको बोल रहा है जो डायमंड है उसकी जो कॉस्ट है, किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि उसकी कॉस्ट उसके वेट के डायरेक्टली क्या करती है बेटा? स्क्वायर के वेरीज करती है, यानी कि समानुपाती होती है। अब आपसे क्या बोल रहा है? एक डायमंड है आपके पास जो 17 ग्राम का है, 17 ग्राम का है। A diamond of weight 17 gram mistakenly broken into 3 pieces with weight ratio 3:5:6.
इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 5,88,000 देन व्हाट इज द टोटल लॉस, आपसे टोटल लॉस पूछा है। देखो बेटा बड़े ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर जो ये वेट है, वेट इसका रेशो लिखना है। आपने बोला सर जो वेट है इसका रेशो क्या है, इसका रेशो है 3:5 और बेटा 6। और बेटा जब ये टूटा नहीं था तो क्या इसका टोटल वेट 5, 3, 8, 6, 14 था, हाँ या ना। तो कुछ बच्चे बोले सर ये जो है ना यहां पर इसका वेट तो 17 मिलीग्राम दिया हुआ है, क्या हम इसको 17 मिलीग्राम बनाएंगे। नहीं बेटा, जब कीमत आपकी रेशो पर डिपेंड कर रही होगी तो आपको इसको टोटल 17 मिलीग्राम या इन दोनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से ही चीजों को कर सकते हो। अब ये वेट का रेशो हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं यहां से आप मुझे प्राइज का रेशो बताओ, तो आप बोलोगे सर प्राइज का रेशो बताया था कि जो वेट है उसका स्क्वायर कर दो। ये वेट 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9, आप बोलोगे यस सर। यहां पर वेट 5 का स्क्वायर 25 और यहां पर वेट आपका कितना 6 का स्क्वायर 36। और अगर मैं इसी की कीमत की बात करूं, ये तो टूटने के बाद कीमत हुई, पहले छोटे वाले पीस की, उससे बड़े पीस की, सबसे बड़े पीस की, लेकिन अगर ये टूटा नहीं था तो इसकी कीमत फिर इसी अकॉर्डिंग तो 196 होनी चाहिए थी, 14 का स्क्वायर। तो अब यहां से हम क्या पता कर सकते हैं बेटा, हम ये पता कर सकते हैं सर ये जो है ना ये टोटल कितना है, तो आप बोलोगे 36 कितना 25 और 9 कितना 34, 34 36 70, ये टोटल 70 है। और 70 क्या है बेटा, ये क्या आया, ये आया आपका न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, यस या नो। अच्छा ये जो 196 है ये क्या है, आप बोलोगे ये ओरिजिनल प्राइस है, जो वास्तविक कीमत थी वो है, यस या नो। अब देखो यहां से आपको दो नंबर मिले, एक मिला आपको ओरिजिनल प्राइस 196, एक मिला आपको न्यू प्राइस 70, यानी कि 196 की जो वस्तु थी आपको 70 की बेचनी पड़ रही है, तो इसका मतलब यहां पे लॉस हो रहा है। कम का बेच रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। तो आप यहां से ये भी बता सकते हो कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, तो 196 में से इसको घटा दोगे तो 126 का लॉस हुआ। अब मेरी बात समझना, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें समझाना चाहता हूं, यहां पर इतना आपको सब क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब आपके पास तीन चीजें हैं, नया प्राइस नई कीमत, ओरिजिनल प्राइस वास्तविक कीमत, और कितने का लॉस हुआ आपको ये यहां पर रेशो में पता है। अब एग्जामिनर यहां से आपको एक रेशो की वैल्यू देगा और किसी दूसरे रेशो की का वैल्यू पूछेगा, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड वाज 5,86,000, यानी कि 196 रेशो का मान था। हम इस 5,88,000 को हम 196 से भाग देंगे, तो आप बताओ 19 या 57 होता है और 6 या 18 होता है, तो इससे ये 3 बार कटेगा और 3 जीरो आ जाएगी 3000, और गुणा कर दोगे किससे बेटा, क्या पूछा है, लॉस पूछा है, लॉस हानि, यानी कि 126 से गुणा कर दोगे, 3 की 126 में गुणा करो, देखो 3 जीरो तो आएगी आएगी, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7 और 1 3, तो 3,78,000 रुपए का लॉस हुआ इस प्रकार से। तो ये पेपर बेटा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, इतने ही तरह के क्वेश्चन। अब देखो, अब वो क्वेश्चन क्या होगा, अगले वाले में आपको क्या बोल देगा, इतने का लॉस हुआ तो कीमत बताओ, आपको बोल देगा नई कीमत इतनी है तो पुरानी कीमत बताओ, नई कीमत दे देगा, आपसे लॉस पूछ लेगा। तो अब ऐसे 10 क्वेश्चन बना लो, लेकिन अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया और 4 क्वेश्चन खुद करके देख लिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो बेटा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझना। ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन। जैसे अब जो इक्विटी पूछ रही है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ग्रुप में
डालूंगा एक स्क्रीनशॉट जिसमें मेरा एक बच्चा जो ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, वो बच्चा बोल रहा है सर जो इक्विटी ने जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे, जो मतलब क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो पूछे और जो सही थे, मतलब गलत वाले नहीं, जो सही थे, वो क्वेश्चन सर आपने ऑलरेडी पढ़ा रखे थे हमें। तो कितनी खुशी हुई होगी उस टाइम जब उस बच्चे ने ये बात मुझे बोली होगी मैसेज में। तो बस मैं यही चाहता हूं कि अभी आपको 60 दिन में मैं इतना दे सकता हूं, इस 60 दिन में, कि आप अपना एग्जाम करेक्ट कर पाओ, ठीक है ना, पूरा का पूरा पेपर सोल्व कर पाओ और बड़े आसान तरीके से सीख पाओ। कोई भी फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, स्लो पढ़ा रहा हूं, हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी चीजें आपके सामने आ रही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब इस क्वेश्चन का होगा क्या, इस क्वेश्चन की जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सर बटे 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 फ्रैक्शन आ रही है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर भी इसमें है, क्या पूछा है, क्या दिया है, हम पढ़ेंगे नहीं और कोशिश करेंगे छोड़ देंगे। जबकि ये क्वेश्चन निहायत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, इन ए ऑफिस 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल, यानी कि यहां पर आपको ये बता दिया कि जो 5/8 है उसमें से 5 मेल है, यानी कि टोटल 8 है तो 5 मेल है। हम यहां से एक रिजल्ट बना सकते हैं रेशो में। सर अगर हम बात करें मेल की, बात करें फीमेल की और बात करें टोटल की, तो ये तो सबको पता है कि नीचे वाला टोटल होगा, ये टोटल। तो अगर 8 टोटल है, 8 टोटल है बेटा, 5 मेल है, तो बची हुई 3 फीमेल होगी। यही इनका रेशो है, यही इनका रेशो है। आप बोलोगे यस सर, बात क्लियर है। अब आगे देखो ध्यान से, बोल रहा है द रेस्ट आर फीमेल, बोल दिया यस सर नो। 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल, यहां पे बोला जो 2/5 है ना वो नॉन टेक्निकल है। हिंदी में पढ़ सकते हो आप, गैर सॉरी पुरुषों और गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या का 2/5 है ना। जो पुरुष है, जो गैर तकनीकी श्रमिक है, उनकी संख्या का 2/5 है, यानी कि जो टेक्निकल नहीं है। अगर वो टोटल 5 है तो 2 मेल है, 3 फीमेल है। ये बात वो कहना चाह रहा है। अब क्या बोल रहा है, वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल वर्कर। अच्छा, जो महिलाएं हैं, मैंने लास्ट में गलत बोल दिया, यहाँ पे क्या था, अगर टोटल 5 आदमी हैं उसमें से 2 आदमी क्या है, टेक्निकल नहीं है, और 3 आदमी टेक्निकल है। ये 3 आदमी टेक्निकल है, 2 टेक्निकल नहीं है, अगर टोटल 5 है। और किस्मत कितनी अच्छी है कि हमारे पास मेल टोटल 5 ही है, 5 ही है। 5 में से 2 टेक्निकल और 3 नॉन, ओ सॉरी 2 नॉन टेक्निकल और 3 टेक्निकल। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल, तो इसका मतलब 3 जो होगी ना, 3 फीमेल, सॉरी 1 फीमेल जो बचेगी, टोटल 3 है, उसमें से जो 1 फीमेल बचेगी वो बचेगी नॉन टेक्निकल। अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल वर्कर। तो बेटा आपको यहां पे टेक्निकल, देखो ये तो टोटल है, आपको टेक्निकल ढूंढने हैं। ये तो क्या है बेटा, आपके टोटल है, आपको यहां पे टेक्निकल ढूंढने हैं। कैसे ढूंढोगे, ध्यान से समझना। किसकी बात करें हम, टेक की। अब देखो सीधा सीधा मेंशन है, यहां पर सीधा सीधा मेंशन है इस बात में, सर अगर 2/5 टोटल 5 है, टोटल कितने हैं 5, 5 में से 2 नॉन टेक है तो 3 टेक्निकल होंगे, और यहां भी टोटल 5 है तो यहां पे 3 टेक्निकल होंगे। कितने टेक्निकल होंगे बेटा, 3 टेक्निकल होंगे। और यहां तो ऑलरेडी बताया हुआ है फीमेल 2 टेक्निकल है 3 में से, और यहां फीमेल भी 3 है, तो इसका मतलब 2 टेक्निकल है। तो बताओ क्या टोटल आपके 5 टेक्निकल है। अच्छा, आपसे यही पूछा है कि विच ऑफ द फ्रैक्शन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर द टेक्निकल वर्कर, तो यानी कि जितने टेक्निकल है उसको ऊपर लिख लो और टोटल को हमेशा नीचे लिख लो, यानी कि 5/8 इस डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, और 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, इन चीजों को मिटा देता हूं इधर से।
आप तो समझ ही गए, आप देख सकते हो 5/8 दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/8 आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़े इजी तरीके से हम इसको करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब वाले वेंडर जरूर पूछेगा, और अगर ये बदल गया तो भी इसके चांस है आने के। बेटा मैं आपको बताऊं इसका जो बेसिक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर प्रपोर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रपोर्शन। उसके एंड में इसका बेसिक कंप्लीटली डिटेल के साथ बताया जाएगा। अभी आप क्या करना, जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना कि इस तरीके से हम रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पहले इस बात को समझना है। चेन्नई एक्सप्रेस के रेलवे इंजन की गति जब कोई डब्बा उसके साथ जुड़ा हुआ है तो 42 किलोमीटर है। यानी कि जब वो सिर्फ इंजन है तो इंजन 42 किलोमीटर की गति से चल सकता है। ठीक है बेटा, द स्पीड ऑफ द इंजन ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस इज 42 किलोमीटर when no compartment is attached and reduction in speed is directly proportional। देखना बेटा, directly proportional to the square root of the number of the compartment। यानी कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं बेटा, यहां से हम बस इतनी सी बात समझे कि सर जो स्पीड है, स्पीड में रिडक्शन मतलब कमी, स्पीड घटेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट बोल सकते हो या वैगन बोल सकते हो, सी फॉर डब्बों की संख्या। अच्छा बेटा, अगर ये बेटा आपके सामने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऐसे ये डाटा होता है, देखो इधर वाले नंबर को अगर इधर लेके जाओगे, आप सोचो एक बात बताओ ध्यान से, अगर मैं बोलूँ ये 5x है बराबर 4y है, अब एक बात बताओ, इस y को इधर लेके जाओगे तो क्या करोगे? आप बोलोगे 5x/y। अच्छा, कुछ इसी तरीके से यहां पे रिलेशन बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। मैं बोलूंगा इसको कि बेटा ये s यानी कि जो स्पीड में कमी है ना, क्या कर रहा हूं, जो स्पीड में कमी है बटे, ये इधर बटे में जाएगा, बटे c1। अच्छा, स्पीड में कमी 1 और बटे c1 बराबर होगा स्पीड में कमी 2 और बटे c2। अभी अगर ये कैसे आ रहा है, इस बात को समझना। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। अगर ये मान लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, मैं एक्सप्लेन कर दूं, मान लो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, स्पीड में कमी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट का स्क्वायर रूट, तो बेटा जब ये जाता इधर मल्टीप्लाई में जाता, क्या करते फिर हम, S1 स्पीड में कमी इंटू अंडर रूट C1 बराबर S1 इंटू अंडर रूट C2 S2 बेटा। तो हम इस तरीके से करते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो बटे में जा रहा होगा और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो मल्टीप्लाई कर रहा होगा। अच्छा, आपने देखो ये पढ़ा भी होगा, अगर आप किसी बच्चे ने पहले कभी पढ़ा है थोड़ा बहुत परसेंटेज, सर देखोगे जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में बोलते हैं एक्सपेंडिचर इज सेम, देन तो क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, प्राइज और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में बोलते हैं जब एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइज और कंजप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को ऐसे समझे, इसका मतलब पहले हमने इस चीज को समझा, अब इस चीज में हमें जो डाटा दिया है वो डाटा सेट करना है, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा बस बेटा। ठीक है, क्या है डाटा में बोल रहा है, जब वो 45 किलोमीटर, 45 है ना, कहाँ है, हाँ, जब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो कोई कंपार्टमेंट नहीं था, 0 कंपार्टमेंट था। लेकिन उसने जैसे ही अपनी स्पीड ये 42 से घटाकर 24 करी, तो आप मुझे बताओ, क्या आप यहां से बोल सकते हो पहली जो स्पीड में कमी आई S1 आया तो क्या बेटा वो 24 था? जो पहली वाली स्पीड में कमी आई वो 24 नहीं थी बेटा, क्या थी, वो थी 42 से हमने 24 कर दी तो बेटा वो 18 थी। यस या नो? जो पहला स्पीड में रिडक्शन था वो 42 से 18 किया हमने। उस टाइम जो
नंबर ऑफ वैगन थे वो कितने थे, 9 थे। बोल रहा है कि 9 कंपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम जो नंबर ऑफ वैगन थे यानी कि C1 का मान था 9। आप बोलोगे यस सर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बे खींच सकता है। कितने डब्बे खींच सकता है मतलब आपसे ये पूछा है कि बताओ वो टोटल कितने कंपार्टमेंट खींच सकता है, यानी कि C2 का मान आपको पता करना है। ठीक है, कब, स्पीड जब उसकी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम के लिए क्या है बेटा, चल रहा होगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे स्पीड 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी मतलब टोटल 42 कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, 42। अब वैल्यू रख दो, अपना आंसर ले लो। देखो S1 का मान आप बोलोगे 18, यस या नो। अच्छा, अंडर रूट 9 बराबर 42 अंडर रूट C2। अच्छा, ये क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट से बाहर आके 3 आ जाएगा। अब ये 3 से कट के कितनी बार जाएगा, 6 बार आएगा। और 6 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी कि अंडर रूट C2 का मान 7 आएगा। तो C2 का मान कितना आएगा, 49। यानी कि टोटल 49 कंपार्टमेंट खींचने पड़ेंगे। जैसे 49 कंपार्टमेंट आप लगाओगे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इस बात को समझो। यहां से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टोटल स्पीड घटा दी, 0 कर दी। और स्पीड 0 कब हुई, जब 49 कंपार्टमेंट लग गए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 49 आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन में 49 है। नहीं, 49 कंपार्टमेंट नहीं लगे बेटा। हमें क्या बोला गया है, ज्यादा से ज्यादा डब्बे कितने खींच सकता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका मतलब उसको रुकना नहीं, चलना है। अगर हम एक डब्बा हटा देंगे तो उसको फ्लो बन जाएगा, वो चलना स्टार्ट कर देगा इंजन। यानी कि वो मैक्सिमम 48 इंजन खींच सकता है। अगर 49 लगा दिया तो वो रुक जाएगा, 0 हो जाएगी। अगर आपसे पूछता कितने डब्बे लगाने के बाद वो रुक जाएगा तो 49 आंसर होता। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। आप बोलोगे क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। देखो बेटा ध्यान से, बोला है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल इफ। अच्छा बेटा, यहां पर 2/3 है, ये लैंग्वेज की फॉर्म में दिया है तो आप समझ जाना 2/3 मतलब 2/3। यानी कि एक कंपनी में जो कर्मचारियों की संख्या का 2/3 तो पुरुष है, यानी कि 2 पुरुष है, 1 महिला है और टोटल 3 है, और बाकी महिलाएं हैं। अच्छा, बोल रहा है यदि पुरुष कर्मचारियों के 3/8 और महिला कर्मचारियों के 2/5 अस्थायी है। यानी कि यहां पर आपको जो अस्थायी कर्मचारी है पुरुष के कितने हैं ये भी बता दिया, महिला के कितने हैं ये भी बता दिया, और यहां पे ये भी बता दिया कि जो टोटल स्थायी कर्मचारी है, जो टोटल परमानेंट कर्मचारी है, उनकी संख्या 740 है। कितनी है, 740। तो बताओ 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसका मतलब एसएससी सीजीएल मेंस ऐसे क्वेश्चन आए थे 2018 में, देख सकते हो आप, जबरदस्त क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली चीजों से समझ के करेंगे, इजी वे में करेंगे, तो बड़े आसानी से हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप मुझे बता दो, थोड़ी थोड़ी चीजों में हेल्प करना, जो मैं पूछूं वो फटाफट अपनी कॉपी में राइट कर लेना। देखो, मेल और फीमेल, हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं। आपने कहा सर अगर हम बात करें 2/3 की, तो 2/3 आर मेल, यानी कि 2 मेल है और 1 फीमेल है, और टोटल कितने हैं बेटा, टोटल है 3। ये टोटल है, यस या नो। आप बोलोगे हाँ सर। अब एक बात समझो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। इस वाले क्वेश्चन पे हम देख रहे थे यहां पर कि जो यहां पर दिया है ये आपका कि 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल, तो यहां पे हम देख रहे थे 5 मेल है और ये नंबर भी 5 ही है, तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ठीक है, डायरेक्ट डाटा आ गया ये। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप इस बात को समझो कि यहां पे बोल रहा है कि 3/8 नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, यानी कि जो मेल है वो 8 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए,
8 से कटना चाहिए। आपने बोला ठीक है। इसी प्रकार से फीमेल 5 से कटनी चाहिए, और आप देखोगे ना तो ये 8 से कट रहा ना ये 5 से कट रहा। तो इसका मतलब हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। 40 क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, 40 है एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। 5 एंड 8, फिर चीजें आसान हो जाएगी। तो ये टोटल थे, इसमें हमने क्या करी, 40 से मल्टीप्लाई करी और इसमें भी 40 से। आपने देखा ये 80 हो गए, ये हमारे कितने हो गए, 40 हो गए, और टोटल हो गए 120। क्यों किया ये बात आपके सबके समझ में आ गई। अब देखो बोल रहा है कि यहां से आपको 3/8 नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर क्या है बेटा, 3/8 नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड 2/8 नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी। अच्छा, अगर मैं यहां से बात करूं टेम्पररी कितने हैं, क्या हम बता सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, यस या नो? आप बोलोगे यस सर। कैसे बताएंगे बेटा, इस बात को समझ लो। देखो बेटा, यदि जितने पुरुष कर्मचारी है उसका 3/8, कितना बेटा, पुरुष कर्मचारियों का 3/8, तो आप मुझे बताओ इसमें 3/8 से गुणा करेंगे तो 8 से 10 बार जाएगा तो 30 आ जाएगा। कितना है बेटा, 30 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब देखो क्या है, महिला कर्मचारियों का 2/5 क्या है बेटा, अस्थायी, टेम्पररी। तो आप बोलोगे इसमें हम 2/5 से गुणा करेंगे तो आप बताओ बड़े ध्यान से, सर ये आ जाएगा 24, क्योंकि 24 नहीं, 2/5 से गुणा करेंगे, हाँ ये आ जाएगा 24, 16। अब देखो अगर हमारे पास टेम्पररी हमें पता चल गया तो हम स्थायी परमानेंट भी बता सकते हैं सीधे सीधे। कैसे बताओगे? सर 80 में से 50 घटा दो, सॉरी 80 में से 30 घटा दो तो 50 आ गए, और 40 में से 16 घटा दो तो 24 आ गए। ये आ गए हमारे स्थाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्थाई टोटल कितने हैं तो आप बोलोगे टोटल है 74। स्थाई टोटल कितने हैं तो आप बोलोगे टोटल है 74। और इस 74 रेशो का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, सर 74 रेशो का मान है 740, क्योंकि आपको बता रहा है और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। ठीक है, तो बताओ एक रेशो का मान कितना है, 10। तो यहां से क्वेश्चन में ये तो पता चल गया, जिस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं उसमें एक रेशो का मान 10 है, एक रेशो का मान 10 है। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या पूछ रहा है, सर कर्मचारियों की संख्या का 7/15, कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15, कुल कितने हैं 120। 120 का 7/15 निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 15×8 = 120, 7×8 = 56 आएगा। अब बेटा ये बोल रहा है कि ये वाला नंबर इन जो स्थाई अस्थाई जो महिलाएं थी इससे कितना ज्यादा है। ये जो आपके जो टोटल आपके कर्मचारी थे उसका 7/15 भाग है 56, और आपसे बोल रहा है जो 56 है जो अस्थाई महिलाएं हैं जो 16 है इससे कितना ज्यादा है। तो आप खुद बताओ इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें 40 जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये 56 होगा। तो 40 रेशो का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40 रेशो का मान हो जाएगा 40 गुणा 100, सॉरी 40 गुणा 10, 400। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट अच्छा किस एग्जाम में आया, एसएससी फेज 9 2022। अब क्या हुआ, जो अब प्रॉब्लम आ रही है, ये कौन सा एग्जाम चल रहा था, एसएससी फेज 13, यानी कि 4 साल पहले। इतना जबरदस्त क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा समझ में आ गया तो बहुत आसान है, समझ में नहीं आया तो लंका लगा देगा। समझ में आया तो बहुत आसान है, 2-3 लाइन में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, और समझ में नहीं आया तो ये लंका लगा देगा, इसलिए समझना जरूरी है। कैसे समझोगे, बोल रहा है बेटा
कि कार्यालय ए और बी में कर्मचारियों की संख्या पुरुष और महिला, यानी कि जो कार्यालय ए है उसमें कर्मचारियों की संख्या बात कर रहे हैं, और पुरुष और महिलाओं की संख्या का मतलब टोटल की बात कर रहे हैं फिलहाल। इस लाइन को समझो, ए और बी में बात कर रहे हैं लेकिन पुरुष और महिला टोटल, ए में कितने टोटल और बी में कितने टोटल, वो है बेटा आपका 2:3। चलो डन है बातें। चलो एक बार इसको लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा चीजें अंडरस्टैंडिंग बन जाए, हमें क्या रिलेशन बनाना है वो भी हमें समझ में आ जाए। ए और बी, हम बात करते हैं ए और बी में, और बात करते हैं किसकी बेटा, टोटल की। टोटल कितने मेंबर्स हैं ये बात हम करते हैं। बोल रहा है ए में 2 मेंबर है टोटल और बी में कितने हैं, 3 मेंबर। इतनी सी बात हमारे समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है बेटा, 1:2। यानी कि ए और बी में अगर मैं फीमेल की बात करूं, चलो इसको भी लिख लेते हैं, फीमेल की बात करूं तो ये कितना है, 1:2। आप बोलोगे ठीक है सर 1:2, डन। अब बोल रहा है ए में जो महिला कर्मचारी है और ए में जो कुल कर्मचारी है उनका अनुपात। देखो इस लाइन को समझना, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने में यही हेल्प कर रहा होगा। ए में महिला कर्मचारी और ए में कुल कर्मचारियों का अनुपात 1:3 है। यानी कि जो ए है इसकी बात कर रहे हैं हम, ए में महिला कर्मचारी 3 है, यस या नो, सॉरी 1 है, और टोटल कितने हैं, 3 है। ये बात आपसे बोल रहा है। देखो यहां पे ये एक तो है फीमेल लेकिन क्या टोटल 3 है, तो हमें इसको 1:3 बनाना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। कोई बात नहीं, क्या पूछा ये बताओ। आपसे बोला है ए और बी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताओ, तो इतनी बात तो आपको सबको समझ में आ गई होगी कि सर हम यहां से टोटल में से अगर फीमेल को घटा दे तो मेल बचेंगे। बताओ भाई, डन है, क्या बचेंगे, मेल बचेंगे। लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, ऐसा नहीं करना कि 2 में से 1 घटा दो 1 और 3 में से 1 घटा दो 1, 1:1 है सर, आंसर ही नहीं है, गलत है, आंसर ही नहीं है, गलत है। आप ऐसा नहीं करोगे। आप इस लाइन को, जो ये लाइन लिखी है कि ए में महिला कर्मचारी और ए में कुल कर्मचारी का अनुपात 1:3 है। अब बताओ ए में तो यहां पर आपको जो महिला कर्मचारी दिख रही है वो 1 दिख रही है, लेकिन कुल कर्मचारी 3 नहीं दिख रहे। तो इनको 1:3 बनाने के लिए सबको पता है, मैंने सिखाया था, पहले हम क्या करते हैं, बराबर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम पहले करेंगे बराबर। कितने से गुणा कर दिया, 2 से। अब देखो ये और ये बराबर हो गए। अब इसमें वापस 3 से गुणा कर दो क्योंकि इसको 3 रेशो बनाना है, और इसमें 1 से गुणा कर दो। ठीक है, कितने से गुणा कर दो, 3 से और 1 से। हमने क्या किया, हमने ए में टोटल महिलाएं टोटल महिलाएं कितनी बना दी, टोटल कर्मचारी 3 बना दी और महिलाएं बना दी 1। देख लो वो 6 है और ये 2 है। गुणा किससे करी, 3 से यहां पे करी और 2 से यहां पे करी। अब देखो 6 में से 2 घटाओगे तो ये आएगा बेटा आपका 4। कितना आएगा, 4। यानी कि ए में जो पुरुष है वो 4 है और ए में जो महिलाएं है वो 5 है, और आंसर आया 4:5। कितना है बेटा, 4:5। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बातें, आप बोलोगे यस सर, ठीक है बेटा। अच्छा, ये रेशो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम एज के क्वेश्चन करेंगे। किसके क्वेश्चन करेंगे, एज के क्वेश्चन करेंगे। इसी में कर लेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन रेशो में पूछे जाते हैं एज से, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बोला एक शिकारी कुत्ता, ए हुंड चेज ए रैबिट, एक शिकारी कुत्ता रैबिट यानी कि खरगोश का पीछा करता है। इन विच टाइम द हुंड मेक्स 4 जंप, इन द सेम टाइम रैबिट मेक्स 5 जंप। यानी कि एक निश्चित समय में मान लो एक कोई भी समय है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है या आधा सेकंड है, यहाँ पे बोल रहा है शिकारी कुत्ता 4 छलांग लगाता है और उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगा लेता है। ठीक है बेटा। अब बोल रहा है यदि शिकारी कुत्ते द्वारा 3 छलांग में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 4 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताओ। 2 तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, एक बेसिक और एक एग्जाम की अप्रोच।
देखो बेसिक क्या है इस बात को समझ लो। आपको मैं बताऊं, यहां पर चाल का अनुपात पूछा है, स्पीड। स्पीड कैसे बताएंगे इस बात को समझ लो। स्पीड बताने के लिए हमें नंबर ऑफ जंप और बेटा डिस्टेंस ऑफ वन जंप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर हमें स्पीड बतानी है तो कितने जंप वो लगा रहे हैं और एक जंप में कितनी दूरी कवर कर रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, स्पीड का रेशो आ जाएगा। अब देखना बेटा ध्यान से, हम बात करते हैं डॉग की। हम बात करते हैं सर पहले क्या था, शिकारी, कुत्ता, डॉग, और दूसरा क्या है, रैबिट। अच्छा, जो बेटा डॉग है वो कितनी छलांग लगाता है, तो आप बोलोगे सर वो 4 छलांग लगाता है। और रैबिट उतने समय में कितनी छलांग लगाता है, 5 छलांग लगाता है। अब हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, सर मल्टीप्लाई करनी है एक छलांग में चली गई दूरी, यही करनी है। तो अपने आप हमारा किसका आंसर आ जाएगा, सर स्पीड का रेशो आ जाएगा। किसका रेशो आ जाएगा, स्पीड का रेशो आ जाएगा। यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन स्पीड का रेशो तो बता देंगे हम, लेकिन हमें ये नहीं पता फिलहाल के लिए कि जो एक जंप में वो कितनी दूरी चलते थे उसका रेशो क्या है, उसका रेशो क्या है। देखो यहां से मैं मान लूं एक जंप में डॉग डी डिस्टेंस चलता था और रैबिट आर डिस्टेंस चलता था, मान सकता हूं। मान लो ये डी जो है, जो आपका डॉग है उसके द्वारा, कुत्ते द्वारा एक दम जंप में चली गई दूरी थी, और ये आर खरगोश द्वारा एक जंप में चली गई दूरी थी। और यहां आप देखोगे डॉग 3 छलांग में जितनी दूरी चलता है, रैबिट उतनी दूरी 4 छलांग में चलता है, तो ये डिस्टेंस इक्वल है। तो डॉग और रैबिट के द्वारा एक छलांग में चली गई दूरी का अनुपात कितना है, 4/3। कितना बेटा, 4/3। तो आप यहां 4 से गुणा कर दो और यहां गुणा कर दो 3 से। ठीक है बेटा, यहां गुणा कर दो 3 से, तो ये आंसर आएगा आपका 16:15। 16:15। ठीक है, आप बोलोगे यस सर। अच्छा, इसमें आप एक अप्रोच याद रखना, एक याद रखना सर, हमें अगर आंसर बताना है, एक अप्रोच और है, अगर हमें आंसर बताना है, सर कुत्ते ने 4 छलांग लगाई, कुत्ते की छलांग, और कुत्ते की छलांग में यहां पर खरगोश 3 छलांग लगाता है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी खरगोश नहीं, हाँ खरगोश। ठीक है, यस या नो। खरगोश की 4 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है, तो यहां पर इन दोनों की गुणा कर दो तो 4 चौक 16 आएगा, और यहाँ पे बचे हुए दोनों नंबर की गुणा कर दोगे तो 5 या 15 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाए तो आप ये समझना, ये समझना सीधा सीधा। देखो क्या करोगे, ध्यान से बात समझना। लिखना है यहां पर डॉग एग्जाम में, क्या लिखना बेटा, एग्जाम में याद रखना है बेटा आपको, अगर ये 3 होंगे तो भी यही करेंगे। मान लो डॉग होता, रैबिट होता और साथ में लोयन होता, ये वाला मेथड अपनाना आपको। अच्छा, डॉग कितनी छलांग लगाता है, 4। कुत्ता कितने, सॉरी रैबिट कितनी छलांग लगाता है, 5। अच्छा, यहां डॉग की कितनी छलांग है, आप बोलोगे 3, तो बटे में 3 कर दो। ठीक है, एक छलांग में चली गई दूरी। अच्छा बेटा, यहां पर इसको भी क्या कर दो, ये कितनी छलांग लगाता है, 4, तो बटे 4 कर दो। अब इसको रेशो बनाओगे तो 4 चौक 16 और 5 दिया 15, ये आपका आंसर आ जाएगा स्पीड का। 3 होते ये तो भी इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर कितने होते, 3 होते। तो ये आपका बेटा रेशो खत्म होता है। अभी हम रेशो में एज पढ़ेंगे, एज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप रेशो के एज के क्वेश्चन भी पेपर में कर पाओ। देखना बेटा ध्यान से, एज आपके सामने आई। पहला क्वेश्चन बोल रहा है
इन ईयर 2000, पहले क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। 2000 मोनू वाज 3 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर एज इन 2010। इन 2010। अच्छा बेटा, क्या बोल रहा है, 2000 वर्ष 2000 में मोनू अपनी बहन की आयु का 3 गुना बड़ा था। अच्छा बेटा, यहाँ पे कोमा होना चाहिए था, ये कोमा ही था क्या? क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम। हाँ, 2000 की बात कर रहा है, मोनू अपनी बहन की आयु का 3 गुना था, और 2010 में ही वॉज 24 ईयर ओल्डर देन हर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ध्यान से बात समझना। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दो लोगों की एज का गैप आज कोई भी वैल्यू है, मान लो जैसे आपकी और मेरी एज, आपकी आपके भाई की एज, आपकी आपके पिताश्री की एज, आपकी आपकी माताश्री की एज, या आपके किसी छोटे भाई बहन की एज का जो भी अंतर आज है, कल भी वही रहेगा। आज 2025 है तो 2026 में भी वही रहेगा, 2027 में भी वही रहेगा, 2028 में भी वही रहेगा, और जब आपको नौकरी मिलेगी, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो भी बेटा वही रहेगा। वो जो डिफरेंस है वो कभी भी नहीं बदलने वाला। तो इसका मतलब उनका डिफरेंस आज भी 24 साल है। ठीक है, तो बोल रहा है 2010 में मोनू की आय ज्ञात करो। देखो दो कौन कौन है, मोनू और उसकी सिस्टर। मोनू की एज अपनी सिस्टर की एज का 3 गुना है, और ये 3 गुना है बेटा, ये 2010 की बात है। 2010 नहीं, 2000 की बात है। आप मुझे बताओ फिलहाल 2000 में मोनू अपनी बहन से कितना बड़ा था? तो आपने बोला 2 रेशो बड़ा था, और इस 2 रेशो का मान ही मेरे भाई 24 साल है। तो 1 रेशो का मान कितना है बेटा? 12 साल है। आप मुझे बताओ 2010 में मोनू कितना है? तो आप बोलोगे 12 गुणा 3, 36 साल का तो 2000 में था। मोनू 36 साल का था 2000 में। कब? 2000 में मोनू था 36 साल का। तो 2010 में कितने का होगा? तो आप बोलोगे 36 में 10 साल और बड़ा हो जाएगा, 36 में 10 जोड़ दो तो बेटा 46 साल हो जाएगा। कितने साल बेटा? 46 साल। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। देखो ध्यान से, बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे इनकी आयु का अंतर कितना है? 3, और यहां पे कितना है? 1। हमें क्या करना है? देखो दोनों को में 8-8 जोड़ना है। पहले वाले रेशो से दूसरे वाले रेशो में जाने के लिए क्या करना है? 8 वर्ष बाद की कहानी, तो यहाँ पे 8-8 जोड़ना है। ठीक है, अगर हमें 8-8 जोड़ना है तो ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। चाहे तो हम यहाँ से ही मल्टीप्लाई करके सेम कर दें, या फिर हम बेसिक से ऐसे सोल्व कर लें। सर ए और बी की आयु मान लो ये प्रेजेंट आयु का रेशो है, ये कितना है? 4 और बेटा 7। कितना भाई? 4 और 7। ये ए है और ये बी है। अब हम बात करें यहां से 8 साल बाद। 8 साल बाद रेशो कितना है बेटा? ये 2:3 है। 2:3। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे अंतर कितना है? तो आप बोलोगे यहाँ पे अंतर 3 का है, और यहाँ पे अंतर कितना है? आप बोलोगे यहाँ पे अंतर है 1 का। तो हमेशा ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चन में जो इनका अंतर होता है ना, कंपेरिजन करने से पहले उसको इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल। आप बताओ अगर मैं यहाँ पे अंतर इनका इक्वल करना चाहूँ, भाई ए और बी का अंतर, जिंदगी में हमेशा एज का अंतर सेम ही तो होगा, तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा करी। कितने से गुणा करी? 3 से। तो वो 3 सब जगह गुणा करेगा। अंतर ए और बी की एज का अंतर आप कभी भी चेक करो, हमेशा समान मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? इक्वल किया। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझना। देखो ये 4 है और ये क्या है बेटा? 6, क्योंकि 3 दूनी 6 हुआ। तो आप मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ रेशो में बात करूं कितना इंक्रीज हुआ? तो आपने बोला 2 इंक्रीज हुआ। रेशो में कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हुआ।
यानी कि हम कह सकते हैं सर ये जो दो रेशो है ना, ये हमारे 8 साल के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक समय कितना इंक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे 8 साल इंक्रीज हो रहा है, तो 8 साल के बराबर है। और एक रेशो बेटा हमारा 4 साल के बराबर है। अब यहाँ पे जो डाटा लिखा है वो रेशो में है, और एक रेशो का मान कितना साल है, 4 साल है। पूछा क्या है आपसे? पूछा है बताओ बी, ए और बी की आयु का योग बताओ। तो आप मुझे बताओ ए और बी की आयु का योग, तो क्या 4 और 7 11 होगा? आप बोलोगे हाँ सर 11 होगा। तो 11 रेशो का मान बता दो। तो 4 गुणा 11 और 11 चौक 44। तो बेटा इनकी आयु का योग कितना है, 44। अच्छा एक बात और बताओ, हम अगर चाहे इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व ही ना करें और आंसर बताना है तो क्या करेंगे? सर हम देखेंगे हमारे पास यहां पर, हम इस बात को नोट करेंगे, हमारे पास यहां पर टोटल जो है इन दोनों की आयु का योग 11 है, तो इसका मतलब आंसर 11 से कट रहा होगा। और 11 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो एसएससी फेज 12 2024 का पेपर है, 2024 का पेपर है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चा ऐसे सोल्व करने में लगा होता है और एक बच्चा ऐसे देख के आंसर बता देगा। तो जो ऐसे आंसर बता देगा वो तो हमेशा इस कंपटीशन के क्षेत्र में आगे होगा। आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट देखो बेटा, द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ टू बॉयज इज थ्राइस ऑफ द यंगर बॉय। यानी कि दो लड़के हैं, एक बड़ा है और एक बेटा यंगर छोटा है। क्या बोल रहा है? द एज ऑफ ओल्डर बॉय इज थ्राइस ऑफ द यंगर बॉय। यानी कि जो बड़ा लड़का है उसकी एज छोटे लड़के की 3 गुनी है। 9 साल एगो, है ना, 9 साल एगो, 9 ईयर एगो, मतलब 9 साल पहले की बात है। 9 साल पहले छोटी की उम्र की 5 गुना उम्र थी उसकी। यानी कि आप समझ सकते हो सर, अगर हम बात करें आज प्रेजेंट में, आज प्रेजेंट में प्रेजेंट में तो बेटा इसकी एज का 3 गुना है। अगर हम बात करें 9 साल पहले, 9 साल पहले 9 घटेगा इससे, और इसकी एज का 5 गुना है। ये बात आप समझ गए, इसकी एज का 5 गुना है। अब बोल रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कितनी आयु ज्ञात करो? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, सब में ही देखो 15 या 45, 18 या 54, 17 या 51, 12 या 36, तो सारे ही ऑप्शन में 1:3 है। तो इसका मतलब हम इसको सोल्व ही करेंगे तभी पॉसिबल है। हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ऑप्शन से भी बताऊंगा, घबराना मत कि ऑप्शन से नहीं होगा, हो जाएगा। आप मुझे बताओ इन दोनों बच्चों की एज का डिफरेंस यहां पर कितना है? 2, और यहां पर कितना है? 4। अब मैंने क्या सिखाया, एज का डिफरेंस इन दोनों के बच्चों का कभी भी चेक कर लो समान ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहां भी मैं इस एज के डिफरेंस को सेम बनाऊंगा, और सेम बनाने के लिए यहां पे मैं 2 से गुणा कर दूंगा, यहां पे मैं 2 से गुणा कर दूंगा, और यहां पे मैं 2 से गुणा कर दूंगा। अब आप देखोगे यहाँ ये 6 रेशो है और यहाँ ये 5 रेशो है। तो अगर ओल्डर की मैं एज चेक करूँ, रेशो में 1 कम हो रही है, और इसका मतलब यही है कि सर रेशो में 1 कम हो रही है और ईयर में 9 कम हो रही है। तो एक रेशो किसके बराबर है? 9 साल के बराबर है। हाँ या ना? यस या नो? एक रेशो 9 साल के बराबर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ओल्डर की, ओल्डर की बताओ बेटा, ओल्डर की क्या ये 6 रेशो होगा? आप बोलोगे यस सर। तो 9 गुणा 6, 54 साल। कितने साल बेटा? 54 साल। अगर मैं बात करूं यंगर की, तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। तो 18 और 54 होगी बेटा उनकी वर्तमान एज। छोटे वाले की 18 और बड़े वाले की 54। छोटे वाले की 18 होगी और बड़े वाले की कितनी होगी बेटा? आप बोलोगे सर 54 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। 8:9 हो जाएगा, अंग्रेजी में हम पढ़ सकते हैं द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:8। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 8:9। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना, आप यहाँ पे आप ये बात सोचो ना यहाँ पर कि सर इनकी एज का गैप यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, दोनों जगह एक है। आप बोलोगे यहाँ सर दोनों जगह एक है, तो इसका मतलब दोनों जगह एक है तो मैं डायरेक्ट एज को रिलेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं किसी एक की एज चेक करूँ तो एक बढ़ रही है, यानी कि रेशो में एक बढ़ रही है और एक रेशो का मान 6 है। एक रेशो का मान 6 है। क्लियर है बात। अब आपसे बोल रहा है सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की आयु बताओ। आप मुझे बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 7 रेशो है ए की वर्तमान आयु, तो 7 गुणा 6 हो जाएगी, यानी कि 42 वर्ष हो जाएगी। और सी की आयु इससे 10 वर्ष ज्यादा है, तो 42 + 10 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 52। ऑप्शन नंबर सी बी। अच्छा, जब आपको ये डिफरेंस ऑलरेडी सेम दिया हो ना, जैसे यहाँ पर एक है डिफरेंस, यहाँ भी एक है, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो। आप डायरेक्ट बस ये देख लो कि सर कितना जुड़ रहा है। रेशो में देखो डिफरेंस एक है, चेक कर लिया, यहाँ डिफरेंस एक, यहाँ भी डिफरेंस एक। आप बस ये चेक कर लो यहाँ पे आप रेशो में कितना जोड़ रहे हो, तो आपने बोला एक जोड़ेंगे, और इसी एक रेशो का मान उस समय के गैप के बराबर होगा। इसी एक रेशो का मान उस समय के गैप के बराबर होगा। बस आपको इतनी सी बात पहचाननी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एलडीसी 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है माई ग्रैंडफादर वाज 9 times ओल्डर देन मी 16 years एगो, यानी कि यहां से हम बात कर रहे हैं ग्रैंडफादर की, यानी कि माई ग्रैंडफादर, या दादाजी लिख देते हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं ना, इतना बड़ा लिखेंगे। अच्छा बेटा, दादाजी की बात कर रहे हैं, दादाजी की, और मैं अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा क्या दिया है, बोल रहा है माई ग्रैंडफादर वाज 9 years ओल्डर देन मी 16 years एगो, ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 8 साल बाद। आपसे बोल रहा है 8 years एगो द रेशियो ऑफ माई एज टू माई ग्रैंडफादर वाज। देखो बेटा ध्यान से, हमें यहाँ पर सबसे पहले बात करनी है, सर हम जो बात बता रहे हैं, जो रेशो बता रहे हैं, वो 16 साल पहले का है। कितने साल पहले का है बेटा, वो 16 साल पहले का है। कितना है, आप बोलोगे माई ग्रैंडफादर वाज 9 times, ये 9 है, हाँ या ना। ये कितना है बेटा, थोड़ा सा मैं स्पेस दे लूँ यहाँ पे, ये मैं, ये 1 और ये 9। आपने बोला ठीक है सर। अच्छा बोल रहा है अब से 8 साल बाद, मतलब +8 year, +8 year, बीच में कहीं प्रेजेंट आया होगा, उसके 8 साल बाद कितना हो रहा है बेटा, ये 3 गुना है, ये 1 और ये बेटा 3। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गैप कितना है, तो आप बोलोगे यहाँ पे इन दोनों की आयु का गैप 8 है और यहाँ पे 2 है। तो अब बताओ क्या मैं इसको कह सकता हूं, इसको 4 से गुणा कर दो ताकि अंतर सेम हो जाए, और 4 से गुणा कर दो, बस 4 से गुणा कर दो, अंतर सेम हो जाए। आपको पता चल गया अंतर तो हो गया सेम। अब हमें बस क्वेश्चन में कंपैरिजन करनी है और अपना आंसर बताना है। कितने लॉजिकली हम अपना आंसर बता सकते हैं, ये बात हमें समझनी है। हमेशा चीजें कैलकुलेटिव नहीं होते, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैलकुलेटिव है। आप देखो 9 और बेटा 12, क्या मैं कह सकता हूं रेशो में ये 3 रेशो इंक्रीज हुआ। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा आयु बताओ, आयु में कितना डिफरेंस है। देखो आप सोचो, आज से, ये आज है, आज से 16 साल पहले, कितने साल पहले, 16 साल पहले, और आज से 8 साल बाद, तो टोटल कितना गैप आ जाएगा। आप बोलोगे टोटल गैप आ जाएगा 24 का। टोटल कितने का गैप आ जाएगा, 24 का। तो यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं 3 रेशो का मान 24 है।
24 साल है। एक रेशो का मान आप बोलोगे 8 साल है। और बड़ा प्यारा सा रिलेशन मुझे यहां से मिल चुका है कि एक रेशो का मान 8 साल है। अब हमसे पूछ रहा है बताओ आज से 8 साल पहले। अच्छा एक बात बताओ, आज से 8 साल पहले का मतलब है इसमें मुझे 8 साल जोड़ना पड़ेगा, और आज से 8 साल पहले का मतलब 8 साल जोड़ोगे तो तभी तो यहाँ पे -8 ईयर जाओगे। इस बात को समझ लो, ये -16 है, 16 साल पहले हैं, हम 8 साल और आगे बढ़ेंगे तो तब हम 8 साल पहले जाएंगे। अब एक बात बताओ, और 8 साल जो है एक रेशो को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो अगर मैं इसमें 9 में 1 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, और इस 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा। यानी कि मुझे डाटा निकालने की जरूरत नहीं थी, तो यहीं से मेरा आंसर आ गया 5:1। दादाजी 5 और मैं 1, यानी कि 1:5। दादाजी 5 और मैं 1, यानी कि कितना है 1:5 आ गया बेटा। यस या नो? आप बोलोगे यस सर। ठीक है बेटा, आप बोलोगे यस सर। ध्यान से बात समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड मदर वाज कितना बेटा 11:10 when the son was born, the ratio of the age of father and mother was 19:18 when the son will be twice of their present age, what is the ratio of their present age? अच्छा एक बात बताओ, बड़े ध्यान से बात समझना। मुझे एक बात बताओ, यहां से आपने बोला सर 10 फादर और मदर की एज का रेशो था 11:10। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा अब कितना हुआ, आपने बोला अब है आपका ये 19 रेशो कितना बेटा 18। हाँ या ना, 19:18, 19:18। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बात समझना कि हम बात कब की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे की उस समय की एज की जब वो x साल का था। कितने साल का था बेटा? x ईयर का था। तो यहां पे हमारे पास ये वाला रेशो है, और जब वो जो एज आज है उसकी दुगनी का हो गया तो 2x का होगा। तो बेटा हमारे पास ये रेशो आया, ये वाला रेशो, ये वाला। डन है बातें? तो आप मुझे बताओ अगर हम यहां और यहां का रेशो हमारे पास है, ठीक है, और हम प्रेजेंट का पूछे तो बीच में होगा ना, बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो बस इतनी सी कहानी समझनी है कि आपको इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है। तो आप बोलोगे 19 और 11 30। ठीक है बेटा, और यहां पे कितना आएगा बेटा? आप बोलोगे 18 28। ठीक है, इसको रेशो बनाओगे तो ये आ जाएगा 15। अच्छा बीच का नंबर आप ऐसे बता सकते थे सर 2 से भाग देता, बीच में 2 से भाग देता, तो ये आ जाएगा 15:14। बस इतना सा आसान सा क्वेश्चन था। आप देख सकते हो सर, अगर हम 15 और 14 की बात करें तो यहाँ 4 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और यहाँ 4 जोड़ेंगे तो बेटा 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये अगर हमारा 14 था तो हम 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो आंसर आएगा बेटा आपका कितना? किस किस का पूछा था? पिता और माँ। तो पिता की ज़्यादा थी 15:14, 15:14। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। क्लियर है? यस या नो? डन। अच्छा मैं एक काम करता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। देखो अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप जब इसका आंसर बताओगे होमवर्क में तो लिखना पहले सर ये होमवर्क था, ये होमवर्क था, और इसका आंसर ये हमारा आया, जो भी आया आंसर, आंसर ABCD जो भी आया ABC या बेटा D। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा आप करना, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने ये क्लास कितना समय 1 घंटा 29 मिनट 30 सेकंड के आसपास हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है, यानी कि 1.5 घंटे की हमारी लगभग क्लास हुई है। 1.5 घंटे में हमने 18 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन किए,
और सारे के सारे क्वेश्चन लाजवाब थे, बड़े बेहतरीन थे और 2-2, 3-3 मेथड से आने आपको ये क्वेश्चन समझाए। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी टाइप के क्वेश्चन को ईजिली चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो बस इतना सा आपको करना है। क्लास अगर पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जो हमें जोश दे दे, जो हमें एक उत्साह दे दे, एक उमंग दे दे, जो हमने प्रॉमिस किया है वो हमें पूरा करने के लिए प्रेरित करें, एक वो प्यारा सा कमेंट आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।